फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त एंड टीचर आकाश सिंघई। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आज ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो में हिस्ट्री, नीड और फॉर्मेशन की बात की कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हमने देखा था कि कैसे कैबिनेट मिशन की एंट्री हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी मिली कि कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म करे कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके बाद फिर हमने आगे देखा कि कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैसे मेंबर फॉर्म हुए, और फिर उसके बाद हमने जो लास्ट जो डील किया था कि पार्टीशन के बाद कितने मेंबर्स जो है फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बचे हुए थे। अब देखिए, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कुछ आज ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद हमारे जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसके बेस पे आ जाते हैं। तो मेरी आपको एक बहुत अच्छा सजेशन है कि जो भी मैं बोलूँ उसको ध्यान से सुन के, और जो भी आपको लगता है आप उसको नोट करते जाएँ। प्लस जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उसको ध्यान से देखिए, और उसके बाद फिर समझने के बाद ही उसको लिखें, ताकि इससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। देखिए, लिखना या नोट्स तो आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। मेन जो मैं आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड या स्टोरी बताऊँगा वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो भी डाउट मुझे होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। देखिए, जैसे कल जो मैंने कैबिनेट मिशन की बात मैं 2 दिन से कर रहा था, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन-कौन थे। तो आज उस क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा कि द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, और साथ ही क्रिप्स मिशन का भी मेंबर बताऊँगा। तो मेंबर ऑफ क्रिप्स मिशन कौन थे? मेंबर ऑफ क्रिप्स मिशन। देखिए, ये जो क्रिप्स मिशन जिनके नाम पर आया था ना, वही इसको लेकर आए थे, और उनका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मेंबर जो क्रिप्स मिशन के थे, या जो क्रिप्स मिशन लेकर आए थे भारत में, उनका नाम था सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ओके, तो ये तो हुआ। अब उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन के जो मेंबर्स थे वो असल में 3 थे। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो गठित मिनिस्टर्स थे, ये एक्चुअली वो थे। तो वो 3 थे। तो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, तो जैसा कि मैंने बताया ये 3 लोग थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। पहले कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। दूसरे जो थे वो वही थे जो क्रिप्स मिशन के थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ओके, ये 3 लोगों का कैबिनेट आया था, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन था। और तीसरे जो थे उनका नाम था मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। ओके, तो जिनका भी डाउट्स था ये, तो वो देख सकते हैं। ये 3 मेंबर थे। इन्हीं 3 मेंबर्स जो कि ये कैबिनेट आया था, उसी के नाम पे नाम पड़ा था कैबिनेट मिशन। ओके, देखिए, एक क्वेश्चन और था मेरे पास कि इसका गठन तो 1945 में हुआ था। कई बुक्स में 1945 लिखा हुआ है, 1946 बताया है मैंने। तो देखिए, 1945 में ये कैबिनेट मिशन का बिल पास हुआ था, मीन्स इसके आने का जो है वो 1945 में डिसाइड हुआ था। पर 1946 में ये भारत आया, और उसके बाद फिर भारत में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। इसलिए 1945, 1946 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बुक्स में अगर 1945 आपको मेंशन है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें लिखा क्या है। तो 1945 या 1946 के दौरान ही आया था, इसलिए वो कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पर जैसे कि पेपर में आंसर आता है तो 1946, 1945, 1944 ऐसे ऑप्शन नहीं रहेंगे। ऑप्शनों में भी काफ़ी डिफरेंस रहेगा, क्योंकि देखिए उस टाइम का जो सिनेरियो था वो ऐसे ही चलता था। अब बहुत एकदम फास्ट तो चीज़ें होती नहीं थी, थोड़ा स्लो चलता था। अब जैसे आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ फास्ट हो गया है, पर तब थोड़ा हर चीज़ सोचने करने में थोड़ा टाइम लगता था, उसको पास करने में हर चीज़ में टाइम लगता था। तो 1945-46 हम मान सकते हैं कि एक ईयर के रूप में। ओके, तो ये तो हुआ कल का डाउट। अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक में, जो कि है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ओके, सबसे पहले फैक्ट्स की बात करूँ मैंने फैक्ट्स टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि कमिटीज़ के अंदर इन सबको कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फैक्ट्स का मैं अलग से आपको एक डिस्क्रिप्शन दूँ। तो देखिए, फैक्ट्स के रूप में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे, स्टार्टिंग असल में 22 जनवरी 1947 से आज स्टार्ट करेंगे हम। 22 जनवरी 1947। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि 299 मेंबर्स जो है वो लास्ट में बचे हुए थे। जब 9 दिसंबर को मीटिंग हुई फर्स्ट, 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई, और फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है काम स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब हम पहुँचे 22 जनवरी 1947 को, तो देखिए उस दिन क्या हुआ। उस दिन जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो फाइनली एक उस दिन एक ऑब्जेक्टिव पास हुआ कि अब कैसे जो है काम जो है वो स्टार्ट करना है। हालांकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दे दिया था, पर एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए जो कमिटीज़ का फॉर्मेशन होना था वो इसी दिन हुआ है। तो जो मैं ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ की इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये जिस दिन फॉर्म हुई थी वो डेट थी 22 जनवरी 1947। तो लिख सकते हैं डिफरेंट असेंबलीज आर फॉर्म। इस डेट को 22 जनवरी 1947 को इंपॉर्टेंट कमिटीज आर फॉर्म। ओके, ये एक्चुअली में डेट इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम डेट को लेके इसलिए थोड़ा सा बात करते रहेंगे बीच बीच में। ओके, इसके पहले आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। देखिए, कभी ये सबने सोचा होगा कि ये संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आखिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसके दिमाग में सबसे पहले आया होगा। कई बार क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, या नहीं भी हुआ तो मैं बता देता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साबित हो सकता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था या कब दिया था। तो ध्यान रखिए, ये जो बात हुई थी ये असल में थी बहुत पुरानी। आपकी 24 जनवरी 1924 को एक पार्टी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, देखिए ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आ सकते हैं। 24 जनवरी 1924 को स्वराज पार्टी, जो कि किसने फाउंड की थी, फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर। तो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर जो थे मोतीलाल नेहरू, एक तो वो थे, और दूसरे थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ये दोनों ने स्वराज पार्टी का फाउंड किया था। कब किया था? 1924 में। और उन्हीं ने पहली बार आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म करने का। तो यहाँ पे मैं छोटे से लिख देता हूँ, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो 24 जनवरी 1924 को स्वराज पार्टी के जो फाउंड किया था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने, उन्हीं ने फर्स्ट टाइम जो है आइडिया दिया था किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का। ओके, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो कि मैं चाहता था आप सबको पता रहे। तो तो हम बात कर रहे थे 22 जनवरी 1947 की, जब ये कमिटीज इंपॉर्टेंट फाउंड हुई है। उसके पहले कल मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि जब हम कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया को जल्दी से जल्दी बस ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाने में हेल्प करे, जब क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस के दौरान ऐसा ना हो कि कोई रूल ही ना हो उनके पास फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली जो कैबिनेट मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो तो एक तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म कराने का। क्यों? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है वो ईजिली जल्दी अचीव हो जाए। तो देखिए उस समय जब 1945 में जब ये कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और फाइनली 1946 में जब ये भारत देश आया, तो 2 सितंबर 1946, डेट याद रखिए, 2 सितंबर 1946। अब आप सभी को पता है इस समय पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? माउंटबेटन हो गए थे। कल भी मैंने आपको बताया था, और वो सिर्फ आए ही इसीलिए थे भारत क्योंकि पार्टीशन कराना था और इंडिया को इंडिपेंडेंस कराना था। ओके, 3 जून का प्लान लेके आए थे वो 1947 का। तो 2 सितंबर 1946 में जो एक कैबिनेट मिशन ने
एक मंत्रिमंडल, जिसको हम बोलते हैं कि कैबिनेट का फॉर्मेशन इंडिया में किया, जिसको बोला जाता था इंटरिम कैबिनेट। क्या बोला जाता था? इंटरिम कैबिनेट या अंतरिम मंत्रिमंडल। ओके, मैं दोनों लैंग्वेजेस में लिख देता हूँ, इंटरिम कैबिनेट या फिर जिसको हम बोलते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। ओके, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम कैबिनेट या अंतरिम मंत्रिमंडल फॉर्म हुआ। अब देखिए, मंत्रिमंडल है तो बहुत सारे मंत्री भी होंगे, तो मंत्री तो बहुत सारे थे, उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? खुद लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इस मंत्रिमंडल के, देखिए उस समय कैबिनेट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। उसके बाद जो मंत्रिमंडल आज़ादी के बाद फॉर्म हुआ, उसको भी कहा तो इंटरिम कैबिनेट ही जाएगा, पर चूंकि पार्टीशन के बाद फॉर्म हुआ था इसलिए उसको डायरेक्ट मंत्रिमंडल ही बोलते हैं, इंटरिम कैबिनेट का नाम इसको दिया गया है। ओके, तो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन था उसका? सोचिए कौन था? खुद लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में तो ये सब काम चलेगा। क्योंकि जब ऑलरेडी गवर्नर जनरल प्रेजेंट है तो और किसी के प्रेसिडेंट होने की तो संभावना है ही। तो अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये एकमात्र और इकलौते व्यक्ति थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कि इस इंटरिम कैबिनेट का हिस्सा थे। अब देखिए, पूर्णतः स्वराज तो मिला नहीं था या इंडिपेंडेंस तो मिली नहीं थी, तो एक ना एक व्यक्ति तो हो गई। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इस इंटरिम कैबिनेट के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद फिर अब इस बात करते हैं इसके थोड़े और जो सदस्य थे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो मैं वो आपको पेपर की इंपॉर्टेंस के साथ बताते हुए चलूँगा। आपको जो भी ऐसा लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये समझ में आया 2 सितंबर 1946। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, या इनके पास फॉरेन अफेयर्स का भी चार्ज था। फॉरेन अफेयर्स का उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद आते हैं होम अफेयर्स पर। होम मतलब गृह मंत्रालय जिसके पास, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री जिनके पास थी उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एजुकेशन विभाग जिनके पास था वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ओके, देखिए ये दोनों नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए, और सी राजगोपालाचारी जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे फ्री इंडिया के, जो कि इंडियन थे। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नाम हमारे पास जो आता है वो ये है जिनके पास रेलवे विभाग था। कौन सा था? रेलवे। और उनका नाम था मोहम्मद आसफ अली। ओके, और एक पर्सन और थे, जॉन मथाई, जिनके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर था। ओके, मतलब औद्योगिक विभाग के जो मिनिस्टर थे वो कौन थे? जॉन मथाई। और रेलवे के थे मोहम्मद आसफ। अब देखिए, इन सब मेंबर्स में एक कॉमन जो बात है वो ये है कि ये सारे मेंबर्स बिलोंग करते थे कांग्रेस से। इससे ऑल बिलोंग्स टू कांग्रेस। तो जैसे अब कांग्रेस के मेंबर थे, क्या वैसे मुस्लिम लीग के भी थे? तो जी हाँ, बिल्कुल थे। तो हम मुस्लिम लीग के भी मेंबर देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के जो थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मुस्लिम लीग के जो थे उनका नाम था लियाकत अली, जिनके पास फाइनेंस विभाग था।
ओके, क्लियर हो रहा आप सभी। उसके बाद थे आई चुंदरीगढ़, जिनके पास कॉमर्स विभाग था। ओके, और तीसरे थे जोगेंद्र मंडल, इनके पास लॉ मिनिस्ट्री थी। ओके, और भी थे पर ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये इनको आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इसको रिलीजियसली जो है वो क्या किया था, रिलीजियसली जो है इसको डिवाइड कर दिया था। देखिए मेंबर्स थे हमारे पास लास्ट में 299 बचे हुए थे, और उन 299 मेंबर्स से हमको क्या हुआ था कि मेंबर्स हमारे फॉर्म हुए थे। अब देखिए क्या हुआ था, जैसे ही 299 मेंबर्स हमारे फॉर्म हुए तो ब्रिटिश ने पहले क्या सोचा कि अगर इसको रिलीजियसली डिवाइड कर दिया जाए तो कैसे देखेगा। तो देखिए 299 मेंबर्स, हमने कल भी बात की थी कि 299 मेंबर्स हमारे जो थे वो उस समय हो गए थे। अब देखिए डिवीजन जो रिलीजन में हुआ है वो कैसे हुआ है, 299 में से 213 मेंबर्स जो थे वो जनरल थे। ओके, 73 जो थे वो मुस्लिम थे, 4 जो थे वो सिख थे इन 299 मेंबर्स में से। ओके, कल आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो बाकी 3 मेंबर्स थे वो सेक्रेटरी थे स्टेट के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्लियर हुआ। तो ये 299 मेंबर्स ऐसे डिवाइड हुए थे, ठीक है। और उन्हीं मेंबर्स को लेकर जो हमारा कैबिनेट फॉर्म हुआ था उसमें भी ये मेंबर्स। अब देखिए 33 मेंबर्स जो थे वो एसटी के थे। कितने? 33 फ्रॉम एसटी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 33 मेंबर्स एसटी के थे और 15 जो थी वो वुमेन थी। ओके, देखिए वुमेन को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार उनको मिला है 1909 के 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ओके, जो कि था मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, इस रिफॉर्म के बाद ही वुमेन को है वोट डालने का अधिकार मिला था। तो वोटिंग राइट्स टू वुमेन, वोटिंग राइट्स टू वुमेन। तो उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंडिपेंडेंट असेंबली, इंडिपेंडेंट में हमारी जो वुमेन ने भी बहुत भूमिका निभाई है। तो हम कैबिनेट में उसके बाद जब आज़ाद हुए तब इंटरिम कैबिनेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो है वो बढ़ चढ़कर वुमेन ने हिस्सा लिया। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं। देखिए 15 वुमेन के नाम तो आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से जो 4 नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली पेपर में कभी पूछ लिया जाता है। तो वो 4 नाम मैं आपको बताऊंगा। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 हैं, सबसे पहला नाम है सरोजनी नायडू का। ओके, दूसरा नाम है सुचेता कृपलानी। तीसरा नाम है राजकुमारी अमृत कौर। और चौथा नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी। देखिए इनके बारे में एक फैक्ट आपको बताऊंगा। ये विजय लक्ष्मी जो पंडित जी जो थी, ये नेहरू जी की सिस्टर थी और यही पहली बार यूएन में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर मीन्स यूएन की मेंबर थी इंडिया की तरफ से। ओके, तो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये 4 मेंबर्स आपको याद रखने हैं जो वुमेन की तरफ से थे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब कि 22 जुलाई 1947 को जब ये तय हो गया कि अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम जो देखेगी, तो उसको कुछ कमिटीज़ की ज़रूरत थी। देखिए एक आदमी के तो क्या बोलते हैं उसमें होगा नहीं, तो काफ़ी सारे मेंबर्स चाहिए। इतने सारे मेंबर्स थे तो उस मेंबर्स में फिर अपन को हर किसी को अलग अलग काम सौंपा गया कि कोई ये संभालेगा कोई वो। तो वो कमिटीज़ जो फॉर्म हुई और डिफरेंट लोगों को क्या काम मिले वो हम देखेंगे। देखिए कमिटीज़ भी बहुत सारी फॉर्म हुई थी, अप्रॉक्स 16 to 17 कमिटीज़ हैं हमारे पास जो कि फॉर्म हुई थी। पर मैं फिर से कहूँगा कि हमें सिर्फ वही कमिटीज़ को ज़्यादा याद रखना है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कमिटीज़ और यहाँ लिखेंगे उनके प्रेसिडेंट। ओके,
अब पहली जो कमेटी जो फॉर्म हुई थी, पहली जो कमेटी फॉर्म हुई थी उसका नाम था संचालन समिति या स्टेयरिंग कमेटी। ओके, स्टेयरिंग कमेटी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? स्टेयरिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, एक ही व्यक्ति जो है वो दो दो तीन तीन कमिटीज़ का प्रेसिडेंट था। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो स्टेयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, प्लस फ्लैग जो नेशनल फ्लैग कमेटी, राष्ट्रध्वज कमेटी जो बनी थी, नेशनल फ्लैग कमेटी, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट नेशनल फ्लैग से जो याद आया है, नेशनल फ्लैग जो अडॉप्ट किया था भारत ने, जो आज तिरंगा जो हम जिस स्वरूप में देखते हैं, वो स्वरूप भारत ने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947। ये पेपर में डायरेक्टली कई बार पूछ चुका है कि ऑन विच डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट नेशनल फ्लैग, तो वो डेट थी 22 जुलाई 1947। ओके, याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर एक कमेटी और थी, रूल्स एंड प्रोसीजर की। रूल्स एंड, जो भी रूल्स या प्रोसीजर उसके कैसे होंगे, तो उसकी जो कमेटी थी उसके भी मेंबर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेसिकली तीन कमेटी जो थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्लियर हुआ इतना? ठीक। उसके बाद फिर आते हैं दूसरी कमेटीज पे। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। एक और थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे तो कमेटी के मेंबर्स थे। ठीक, और एक और थी फाइनेंस एंड स्टाफ। फाइनेंस एंड स्टाफ, उसके भी प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, हो सकता है एक आध या एक दो और ऐसी कोई कमेटी हो जिनके और प्रेसिडेंट हो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी यही है। ओके, बाकी आप और भी कोई, जैसे आपको लगता है कि और कोई कमेटी है, तो आप वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स में जाके और उसको देख सकते हैं। ओके, क्लियर? तो ये हुआ आपका जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट था, देखिए ये जो कमिटीज़ फॉर्म हो रही थी वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपना काम देख रही थी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कमेटी जिसके लिए बनी थी वो उसका अपना काम देखती थी, उसके मेंबर्स भी होते थे। तो मेंबर्स इन कमेटीज़ के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके प्रेसिडेंट हैं। ओके, जिस एक कमेटी के मेंबर इंपॉर्टेंट है उसको बकायदा मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर आता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। एक कमेटी की स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की, एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। माइनॉरिटीज की कमेटी अलग थी, माइनॉरिटीज कमेटी। ओके, तो एक स्टेट कमेटी, एक एडवाइजरी फॉर फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, और एक्सक्लूडेड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड मतलब कि ऐसे एरियाज जो कि अलग थे। तो ट्राइबल मतलब कि जनजातीय क्षेत्र, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इन सभी के एक ही व्यक्ति जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उसके इन सारी चारों कमिटीज के क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज इनके अंडर में थी। माइनॉरिटीज़ कमेटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी, ठीक है, मतलब जो अपन जिसको बोलते हैं कि जो डिफरेंट रियासतें जो थी उनको लेके भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम करेगी, उसकी देखरेख भी कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरी में जाके जब इन्होंने गृह मंत्रालय संभाला तो करीब 550 रियासतें ऐसी थी
जो कि हमारे भारत से अलग थी। इनको इनने एकत्रित करने में या इंटीग्रेट करने में, यूनाइट करने में इनका ही सबसे बड़ा योगदान था। और इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, जो यूनिटी वर्ड बेसिकली जो यूनाइट करने का काम किया था, वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को समर्पित करके गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है, और इसीलिए इसको नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया है। ओके, क्लियर? तो ये एक फैक्ट था उनके बारे में। तो ये तो हुआ। अब उसके बाद फिर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी इनके अलावा, वो ये थी, जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, बनाया। तो एक कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या नाम था उस कमेटी का? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि जिनने प्रारूप तैयार किया था, या कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। अभी ही 14 अप्रैल को आपने इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। इनकी जो बर्थ हुई थी 14 अप्रैल 1893। हमारे मध्य प्रदेश मऊ में पैदा हुए थे, ठीक, और उस जगह का नाम अम्बेडकर नगर ही हो गया। ये सब फैक्ट्स जो है इनके बारे में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, पर इसके इनके अलावा 6 मेंबर्स और थे, जिनके नाम कई बार जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो उन 6 मेंबर्स के बारे में भी जो है कुछ देख लेते हैं। तो उन 6 मेंबर्स में सबसे पहला जो नाम था वो था गोपाल स्वामी अयंगर। ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट है और ये जो है वो मेंबर्स हैं। तो गोपाल फर्स्ट जो है गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, जो दूसरे थे उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी। ओके, तो तीसरे थे उनका नाम था T.T. कृष्णमाचारी। ओके, देखिए T.T. कृष्णमाचारी जो है वो बाद में मेंबर बने थे, इनकी मौत के बाद, D.P. खैतान की मौत के बाद। ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ D.P. खैतान T.T. कृष्णमाचारी बिकम मेंबर। ओके, उसके बाद चौथा जो था वो था K.M. मुंशी। क्या नाम था? K.M. मुंशी। और उसके बाद जो 5वें मेंबर थे उनका नाम था सैयद सादुल्ला। ओके, और जो 6वें थे उनका नाम था B.N. मित्र। ओके, देखिए B.N. मित्र भी जो बने थे वो एक व्यक्ति थे हमारे, उनका नाम था B.N. मित्र, जिसके स्थान पे बने थे उनका नाम था N. माधवराव। तो N. माधवराव की डेथ के बाद या उनके रिप्लेसमेंट के बाद जो बने थे B.N. मित्र बने थे। तो आई होप ये नाम आपको क्लियर रहेंगे। 7 लोग थे, जिसमें से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और 1 2 3 4 5 6 जो थे हमारे मेंबर थे। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो N. माधवराव की जगह पे कौन आया? B.N. मित्र। T.T. कृष्णमाचारी किसके स्थान पे आए थे? D.P. खैतान। चाहिए तो लिख देता हूँ, D.P. खैतान। ओके, तो D.P. खैतान की जगह पे कौन आया? T.T. कृष्णमाचारी। और N. माधवराव की जगह पे कौन आया? B.N. मित्र, K.M. मुंशी, सैयद सादुल्ला। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब देखिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी का आइडिया पहले नहीं आया था। मीन्स इस कमेटी जो अपनी कमेटी 22 जनवरी 1947 को जिसका फॉर्मेशन होना कमिटीज़ का स्टार्ट हो गया था, उसके बाद B.N. राव जो व्यक्ति थे, ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है, कई बार पेपर में आ चुका है, शायद PSC की 2015 या 16 का क्वेश्चन भी है कि B.N. राव कौन थे। तो B.N. राव जो थे, B.N. राव, या जिनको हम बोलते हैं बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जैसे हम आज देखते हैं, मीन्स उसमें आर्टिकल होंगे, शेड्यूल होंगे, पार्ट्स होंगे, ये जो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? B.N. राव ने। मीन्स B.N. राव स्क्रूटनाइज द टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट, स्क्रूटनाइज द टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा आज इस फॉर्मेट में हम देखते हैं, B.N. राव की ही फॉर्मेट का
इन्होंने ही वो फॉर्मेट जो है वो इंडिया को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड किया था। ओके, तो बी एन राव कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव जो थे हमारे, स्क्रूटनाइज किया था उन्होंने ड्राफ्टिंग के टेक्स्ट जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो और ये कमेटी जब फॉर्म हुई थी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका ईयर क्या है? अभी मैंने बताया कि ये कमिटीज़ जो 22 जनवरी 1947 को फॉर्म हुई थी, उसके साथ तो फॉर्म नहीं हुई थी ये। तो ये जो कमेटी जो है, ये कमेटी जो है वो फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947। क्लियर है? ड्राफ्टिंग कमेटी का ईयर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में ये डेट जो है वो पूछ ले। ओके, तो आई होप सारी कमिटीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पर स्विच करते हैं। बहुत सारी कमिटीज़, इंटरिम कैबिनेट और मंत्रिमंडल जो क्या बोलते हैं, इंटरिम कैबिनेट जो फॉर्म हुआ था, आज उसके बारे में हमने बात की, और भी कई हमने फैक्ट्स आज सीखे। आगे हम और कल जो देखेंगे कि कल और क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनलाइजेशन हुआ था, कब उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और कब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इतने ही पे स्टॉप करते हैं। चलिए, अब एक मैं क्विक रिविज़न जैसे आजकल रोज़ दे रहा हूँ आपको, तो आज भी एक क्विक रिवीजन देते हैं, तो जो भी आपकी क्वेरीज हों वो शायद इसमें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको समझने में कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वापस उसको एक्सप्लेन करूँगा। और प्लस वीडियो को 2 से 3 बार स्लाइड करके ज़रूर देखिए आगे पीछे, क्योंकि अगर आप इसको नए हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, सभी को प्रॉब्लम होती है। तो आप 1-2 बार स्लाइड करके नोट्स बना के और लिखेंगे तो आपको जो है सहूलियत होगी, और आपको याद रखने में जो है वो मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, उसको सबसे पहले हमने जो आज बात करना स्टार्ट किया था वो 22 जनवरी 1947 से स्टार्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये वही डेट थी जब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिफरेंट कमिटीज़ फॉर्म होने वाली थी। ओके, तो 22 जनवरी 1947 को एक रेजोल्यूशन फिर से पास हुआ जिसमें कमिटीज़ फॉर्म होना थी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कमिटीज़ फॉर्म हुई। उसके बाद हमने ये देखा एक फैक्ट कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है आइडिया आया कहाँ से। तो 24 जनवरी 1950 को स्वराज पार्टी जिन्होंने फॉर्म की थी, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, और चित्तरंजन दास ने उन्हीं के द्वारा जो फॉर्म की गई थी स्वराज पार्टी, उसी के द्वारा संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया आया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बताया कि 1946 में जब हमारा कैबिनेट जब मिशन आया था यहाँ पे, तो 2 सितंबर 1946 को एक इंटरिम कैबिनेट का गठन हुआ था। इंटरिम कैबिनेट में जो है अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं थे, उपाध्यक्ष जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, गृह विभाग जिनके पास था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और जो एजुकेशन था वो सी राजगोपालाचारी के पास था, फूड एंड एग्रीकल्चर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, और एक मंत्रालय शायद और मैंने आपको बताया होगा, तो स्लाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे फिर उसके बाद फिर हमारा जो है आगे जो गठन होना स्टार्ट हुआ, जब जब पहुँचे आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद हमारे पास जो मेंबर्स की संख्या बची थी वो 299 थी। तो कैसे जो है डिवीज़न हुआ था ब्रिटिश इंडिया का जो सीट्स का, जनरल में और मुस्लिम्स में और सिख्स में। ठीक है, उसके बाद एसटी के जो अलग थे जो मेंबर्स, वो डिफरेंट थे। उसके बाद फिर जो हमारी वुमेन को भी इस बार जो है पार्ट करने का मौका मिला था। वोट डालने का अधिकार वुमेन को कब मिला था? 1919 में मिला था। 1919 के बाद उनको वोट डालने का जब अधिकार मिला तो 1946 में फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको जगह मिली। करीब 15 जो वुमेन थी वो इसका हिस्सा थी, जिनमें से 4 मैंने इनको बारे में बताया था, जो कि शायद इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में ये जो है इनको जो है वो काफ़ी अच्छे पद मिले। तो देखिए, 4 में से एक था सुचिता कृपलानी, दूसरी थी सरोजिनी नायडू जी, तीसरा था राजकुमारी अमृत कौर, और चौथी थी विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में ये बताया था कि ये जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर थी, और यूएन में इंडिया को इनने रिप्रेजेंट भी किया हुआ था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, हमने ये देखा था कि कैसे उसके बाद फिर कमिटीज़ जो है वो फॉर्म हुई। जब 22 जनवरी 1947 को कमिटीज़ का गठन हुआ तो कई सारी डिफरेंट कमिटीज़ थी। राजेंद्र प्रसाद जी के पास 3 कमिटीज़ थी। कौन कौन सी? स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी, और एक और कमेटी थी कौन सी? रूल्स एंड प्रोसीजर वाली। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी 3 कमेटी थी, यूनियन पावर की, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और फाइनेंस एंड स्टाफ की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास भी कमिटीज़ थी, चार थी। कितनी थी? 4। कौन कौन सी? स्टेट कमेटी, और स्टेट कमेटी के बाद एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ वाली कमेटी, और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ की। ओके, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को जब बी एन राव कौन थे? जिन्होंने स्क्रूटनाइज़ किया था किसको? जो अपना ड्राफ्ट आज देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको स्क्रूटनाइज़ किया था।
तो जब उन्होंने ड्राफ्ट दिया तो फाइनली ड्राफ्टिंग करने के लिए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ और उस कमेटी के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो उनके साथ 6 मेंबर और थे। कौन-कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, टी.टी. कृष्णमाचारी, के.एम. मुंशी, सैयद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल। ओके? टी.टी. कृष्णमाचारी डी.बी. खेतान के स्थान पे और बी.एल. मित्तल जो है वो एन. माधव राव के स्थान पे। ओके? तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेट और फैक्ट्स मैंने बताई है उसको माइंड में रखिए, कई बार उसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बेशक याद हो जाएंगे और आप एक दिन देखेंगे कि आपको बिना किसी किसी भी प्रॉब्लम के वो अच्छे से रिकॉल भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और बाकी के 3 सेशन भी आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको मेरी ज़रूरत है या जो चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड हो उनको। तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना प्यार मुझे देंगे मैं उतना ही ज़्यादा आपके पास और मेहनत करके आऊँगा और ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा। तो आपका लाइक और शेयर ही मुझे मोटिवेट करेगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा मेहनत मैं करूँ आपके लिए। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।